तो स्टूडेंट्स देखते हैं 2024 एडवांस का पेपर 2 का ये वाला क्वेश्चन, जो कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। जैसे देखा गया कि रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस जे एडवांस में थोड़े डिफिकल्ट ही आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इजी है, तो ये क्वेश्चन हम इजी ही कह सकते हैं। थोड़ी हमें कंडीशंस अगर पता है तो ये इजी कैटेगरी में ही क्वेश्चन को हम रख सकते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है? द इक्विलर ट्राइंगल prism P1 P2 are kept with their side parallel to each other in vacuum as shown in figure. The light ray enter from a prism P1 at an angle of theta. तो देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये थीटा से एंटर कर रही है। दो इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रिज्म है और उल्टे रखा गया, और ये वाली साइड, ये जो साइड है इसकी और ये जो साइड है, ये दोनों आपस में कैसी है? पैरेलल है। ठीक है ना, ये बोला गया इन्होंने। और ये बात वैक्यूम है, वैक्यूम है इसका मतलब है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है, वैक्यूम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाता है। ठीक है, और ये एक इंसिडेंट रे जो है वो जो एंटर करी किसी एंगल थीटा के साथ, और फिर फाइनल जो रे है वो कह रहे हैं यहाँ पर कैसी हो रही है? मिनिमम डेविएशन। तो जो रे इससे पास करेगी, कुछ आप देखा जाए तो रे अगर आप देखोगे तो कुछ इसके अंदर एंटर करेगी, फिर कुछ ऐसे जाएगी, फिर यहां से बाहर निकलेगी, इधर आएगी, और फिर इसके बाद ये पैरेलल हो जाएगी। मिनिमम डेविएशन के लिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है? मिनिमम डेविएशन ये P2 में कर रही है। इसका मतलब है कि ये जो रे है हमारे पास जो इस P2 के अंदर है, इट शुड बी पैरेलल टू द बेस। ये हमें मालूम है कि अगर कोई मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, जो अंदर की तरफ रे है, इट शुड बी पैरेलल टू द बेस। बेस के अगर पैरेलल हो जाती है तो वो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन फॉलो करती है। यही हमारे पास बोली, तो ये हमें पता होना चाहिए। तो रे जो है वो एक्चुअली में जो P2 के अंदर है वो यहाँ पर कैसी होगी? पैरेलल हो जाएगी। कैसी होगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमें बस यहां पर यूज करना है। तो अब क्या करेंगे, जब हमें ये रे पैरेलल दी है तो यहां से हमारे पास इसके अंदर का ये एंगल आ जाएगा कितना है। तो इस पॉइंट पर हम लोग क्या यूज करेंगे? स्नेल्स लॉ यूज कर लेंगे। इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ यूज करेंगे तो हमें यहां से वैल्यू पता लग जाएगी कि यहां पर जो रे इस P2 के अंदर एंटर कर रही है उसका इंसिडेंट एंगल कितना है। जितना इसका इंसिडेंट एंगल होगा वो इसका इमर्जेंट रे का एंगल हो जाएगा, और फिर यहां से हम इसमें R2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर इस तरह से सॉल्व कर लेंगे फिर से। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो ये अगर हमारे पास यहां पर इस तरह से दिया हुआ है तो जरा इसको हम लोग देखते हैं। यहां पर हमने इसको ऐसे बना रखा है। ठीक है, तो रे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि इसके अंदर कैसी है? पैरेलल है, तो ये रे तो हमारे पास यहां से इसके पास कैसे हो गई? पैरेलल हो गई। ठीक है, ये रे कैसी होगी? पैरेलल होगी। और अगर आप यहां से इसमें एक 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो 90 डिग्री पे हमने दोनों सरफेस के पैरेलल एक 90 डिग्री, दोनों सरफेस जो कि पैरेलल है उससे एक ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी। ये नॉर्मल इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा। ठीक है, तो अब आप बताइए ये नॉर्मल अगर है एंगल, तो ये एंगल हमें पता है, ये एंगल कितना है? यहां से ये 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया? यहां से 30 डिग्री हो गया। ये P2 है, और P2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है वो कितना गिवन है? √3 गिवन है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है √3 है। रे यहां से पैरेलल थी तो हमारे पास ये आ रहा है। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहां से हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये जो रे हमारे पास, यहां से जो रे आ रही थी इस तरह से आ रही थी, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, कुछ मान लेते हैं E एंगल आ गया। ये एंगल हम लोग लिख लेते हैं कुछ E। ठीक है, तो बताइए अगर इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम स्नेल्स लॉ लगा दें तो ये कौन सा है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1। ये दोनों के बीच में तो वैक्यूम ही है ना, तो 1 sin E इक्वल टू इसके अंदर कितना है? ये वैल्यू √3। देख लेते हैं जरा वैल्यूज क्या गिवन है इसमें। तो ये √3 देखिए गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 गिवन है, यही हमने यहाँ पे लिखा है √3। और ये एंगल कितना है? ये एंगल रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है भाई? ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये रे है हमारे पास, तो एंगल कितना है? 30। तो ये वैल्यू आ गई sin 30। हमने क्या करा? इस पॉइंट पर क्या करा है? स्नेल्स लॉ लगा दिया। क्या लगा दिया? स्नेल्स लॉ लगा दिया। ठीक है ना, ये जिसका एंगल लिख रहा है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वहां पे लिख दिया। तो यहां से हमारे पास E की वैल्यू आ गई sin E। sin 30 की वैल्यू कितनी होती? sin 30 की वैल्यू 1/2, तो ये वैल्यू आ गई √3/2। तो E की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब है कि जो रे यहां पर हिट कर रही है, ये कितने एंगल से हिट कर रही है? 60 डिग्री से कर रही है। तो यहां पर अगर हम एक नॉर्मल अब ड्रॉ कर दें, यहां पर भी एक नॉर्मल अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें, और रे जो आ रही थी वो यहां से ऐसे आ रही थी, ये इन्होंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर रखा था, फिर आपने इसको कुछ ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना है हमारे पास? ये वाला एंगल कितना है? ये वाला हम लोग लिख लेते हैं R1। ये एंगल लिख लेते हैं हम लोग कुछ R2। ये एंगल लिख लेते हैं थीटा। और ये एंगल कितना है? A, जो कि 60 डिग्री के बराबर है।
तो बताइए ये अगर ई है, ये अगर 60 डिग्री है, ये वाला अगर 60 डिग्री है, तो आप बताइए हमें ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा? ये रे और ये रे तो पैरेलल है, ये वाली जो रे है और ये वाली जो रे है वो पैरेलल है। देखिए हमने ये प्रिज्म की ये दोनों साइड ऐसे बनी हुई है और हमने यही तो नॉर्मल बनाया है, तो ये दोनों रे तो पैरेलल नहीं है और आपने इसको ऐसे ज्वाइन करा दिया, ये बीच में ज्वाइन करा दिया, तो ये एंगल और ये एंगल कैसे हो जाएंगे? इक्वल। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? ये R1 आ जाएगा। ये 60 है तो ये R1 आ जाएगा। हमने R1 इसको लिखा है तो R1 इसको लिख लेंगे। तो इस पॉइंट पर फिर से हम लोग क्या लगा देंगे? स्नेल्स लॉ लगा देंगे। लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया मैंने? √3/2। तो अब इस पॉइंट पर हम लगाते हैं, तो मान लीजिए पॉइंट को हम लोग कुछ P लिख लेते हैं, इस पॉइंट को हम लोग कुछ Q लिख लेते हैं। तो Q पॉइंट पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो फिर से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 sin 60। ये तो 1 है ना, यहाँ पे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। sin 60 इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है अंदर? √3/2 और ये कितना आ जाएगा? sin R1। तो sin 60 की वैल्यू कितनी है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो sin 60 की वैल्यू जब आप यहाँ √3/2 रखेंगे तो वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये वैल्यू है टोटल का, √3/2 का पूरे का रूट है, तो sin R1 √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√r, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो R1 की वैल्यू यहां से हमारे पास कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। साइन R1 की वैल्यू 1/√2 तो 45 डिग्री आ गई। तो बताइए ये जो एंगल आ गया हमारे पास, ये वाला जो एंगल आ गया कितना आ गया? 45 आ गया। अगर आप यहां पे देखें तो कौन सा एंगल आ गया हमारे पास? यहां पर ये जो एंगल था, ये एंगल कितना आ गया? 45 आ गया। ये 45 आ गया। तो बताइए ये एंगल कितना है? ये एंगल कितना है? 60। ये 45 आ गया। ये हमने R2 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये R2 + 45। हमें ये मालूम है कि R2 + RA, बताइए R2 + R1 इक्वल टू A के बराबर होता है। ये पता है हमें, R2 + R1 की वैल्यू A के बराबर होती है। A जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। A की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है क्योंकि इक्वल ट्रायंगल है, तो आपको यहां से R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो R2 कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। तो ये जो एंगल है ये कितना आ गया? ये एंगल कितना आ गया? 15 डिग्री आ गया। अब सॉल्व हो जाएगा। अब फिर से एक बार यहां पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है कितना है? √3/2 और ये एंगल पता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 पता है, थीटा में मिल जाएगा। तो बस यही यहां पर हमें फिर से कर देना है और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसको बस यहाँ पे इतना सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। तो इसको हम लोग इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो बस अब ये सॉल्व हो गया है यहाँ पर, अब कुछ नहीं बचा इसमें। तो कितना यहाँ पे लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना है? 1 sin थीटा, कितना है? 1 sin थीटा इक्वल टू यहाँ पर कितना है? √3/2। ये कितना है? sin 15 डिग्री लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। और sin 15 को अगर पाई के टर्म्स में लिखना है तो पाई डिवाइडेड बाय कितना कर दें इसको हम लोग यहाँ पर? 12। तो ये आ गया पाई बाय, तो 180 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करेंगे तो ये 15 डिग्री के बराबर ही हो जाता है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो अब ऑप्शन क्या आ गया हमारे पास? देखिए हमें दिया क्या है यहाँ पर? तो देखिए हमें दिया क्या है? √3/2 sin π/β। तो बीटा की वैल्यू पूछी गई है, तो इसके हिसाब से बीटा कितना आ गया? बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? देखिए बीटा की वैल्यू आ गई 12। तो 12 जो है हमारा 12 हो गया। तो बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 12 के बराबर आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आराम से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान सवाल ही कह सकते हैं। हम लोग को केवल स्नेल्स लॉ लगाना है हर जगह पर, और मिनिमम डेविएशन की वजह से ज्योमेट्री वगैरह यूज करके आराम से क्वेश्चन हो जाता है। थोड़ा पेशेंस के साथ करेंगे तो आराम से क्वेश्चन आता है। कोई इन डेप्थ बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं किया गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे जो भी वीडियोस हम बना रहे हैं, जो भी जेई के लिए, फिजिक्स के लिए जो काम कर रहे हैं, वो आपको मिलता रहे और आप उससे लाभ उठा सके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड गुड।